तो आज हम स्टार्ट करें अकाउंटिंग इक्वेशन वाले पॉइंट से। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, तो एसेट्स इज इक्वल टू टोटल इक्विटी बोलते हैं हम इसको, कैपिटल को हम बोलते हैं ऑनर्स इक्विटी, और लायबिलिटीज होती है हमारी बोरोड इक्विटी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये राइट डाउन करिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए, अब अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा जो चैप्टर है वो किस पर बेस्ड है? वो हमारे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पर बेस्ड है। ठीक है, तो शॉर्ट में मैं उनको बोलता हूँ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? कहता है एलएचएस और आरएचएस हमेशा इक्वल रहेंगी। अकाउंट्स के अंदर हमने एलएचएस और आरएचएस को जो नाम दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जैसे हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो कभी किसी चीज को बढ़ाती है, कभी किसी चीज को कम करती है। तो इंक्रीज और डिक्रीज, दीज आर दी टू एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो कहता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन की कोई भी इफेक्ट्स हो, वो कभी भी किसी चीज को बढ़ाए या घटाए, हमारी दोनों साइड्स वो इक्वल रहेंगी, क्योंकि हम फॉलो करते हैं डबल एंट्री सिस्टम। आगे जाके हम इस पर और ज्यादा बहुत अच्छे से डेप्थ में डिस्कशन करने वाले, लेकिन अभी हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन करना है हमें स्टार्ट। और अकाउंटिंग इक्वेशन करने से पहले हमें अपना चैप्टर जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसके कुछ टर्म्स और क्लियर करने पड़ेंगे, जिसमें से हमने एसेट्स कर लिया है लास्ट क्लास के अंदर, कैपिटल कर लिया है और लायबिलिटीज कर लिया है। कुछ लाइबिलिटीज। और वर्ड्स भी करते हैं, स्टॉक सीखा था, डेटर सीखा था, क्रेडिटर सीखा था। ठीक है, लेकिन अब हम आते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट टर्म पर, एंड दैट फोर्थ इंपॉर्टेंट टर्म इज कॉल्ड रेवेन्यू। ठीक है, आज हम बात करने वाले रेवेन्यू के बारे में। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? याद रहे, अपने व्यापार से जो भी आप पैसा कमा रहे हैं दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। आई रिपीट, अपने व्यापार से जो भी आप पैसा कमा रहे हैं, जो आपके व्यापार, जो आपने बिजनेस खोला है, ठीक है, जो उसका नेचर ऑफ बिजनेस है, जिस भी चीज का आप काम करें, तो उससे जो भी कमाई हो रही है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। आई रिपीट, मेरा काम है कोचिंग देना, ठीक है, मैं अकाउंट्स फाइनेंस पढ़ाता हूँ सीए लेवल तक, तो उससे जो फीस आ रही है दैट इज माई रेवेन्यू। क्लियर है? दैट इज माई रेवेन्यू। क्लियर है? लेकिन अगर मेरी कहीं और से कोई इनकम आ रही है दैट विल बी नॉट माई रेवेन्यू। तो लिखेंगे अर्निंग्स फ्रॉम routine operations of business, routine operations of business। ठीक है, तो मेरे बिजनेस के जो रूटीन ऑपरेशंस हैं उससे कोई भी पैसा आ रहा है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। ठीक है, अच्छा, अब ये रूटीन ऑपरेशंस क्या होते हैं? रेवेन्यू को हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। रेवेन्यू कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, डायरेक्ट रेवेन्यू और इनडायरेक्ट रेवेन्यू। ठीक है, अब ये डायरेक्ट रेवेन्यू क्या होता है? बेसिकली डायरेक्ट रेवेन्यू और इनडायरेक्ट रेवेन्यू जो है, इसको हम डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम में भी बांट सकते हैं। डायरेक्ट रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू विच इज जनरेटेड डायरेक्टली फ्रॉम बेसिक बिजनेस ऑपरेशंस। जो हमारे बेसिक बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनसे जो पैसा डायरेक्टली जनरेट हो रहा है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रेवेन्यू, या फिर हम डायरेक्ट इनकम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? देखिए, इसके दो ही एग्जांपल्स हैं। या तो आप सेल कर रहे हैं गुड्स, ठीक है, या फिर आप सेल कर रहे हैं अपनी सर्विसेज। ठीक है, दीज आर दी टू एग्जांपल्स। इस तो फर्स्ट एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स, सेकंड एग्जांपल सेल ऑफ सर्विसेज, एंड थर्ड एग्जाम्पल जो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल की लिस्ट ही खत्म हो जाती है, क्योंकि व्यापार ही तीन तरह के हो सकते हैं। आप खुद माल बेचते हैं, आप सर्विस दे रहे हैं, सर्विस बेचते हैं अपनी, जैसे कि मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई फर्नीचर वाला है तो वो गुड्स बेच रहा है, कोई ग्रोसरी वाला है, किराने की दुकान है तो वो गुड्स बेच रहा है। ठीक है, कोई केमिस्ट है वो भी गुड्स बेच रहा है, कोई केबल टीवी वाला है वो सर्विसेज बेच रहा है, इंटरनेट वाला वो सर्विसेज बेच रहा है। और तीसरा होता है कमीशन बेस्ड इनकम्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, जिनका बेस ही ट्रेडिंग कमीशन है, वो दो लोगों को मिलवाते हैं आपस में और बीच में कमीशन अर्न करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स, हालांकि वो भी सर्विस के अंदर ही आता है, लेकिन हम ट्रेडिंग कमीशन के अंदर ये कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बंगाल के अंदर राजमा चाहिए किसी को और दिल्ली के अंदर बेचने हैं। मुझे मुझे पता है कि बंगाल में किसी को राजमा चाहिए,
ठीक है, और दिल्ली में कोई बेचना चाह रहा है, तो मैं खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को मिलवा देता हूँ और बीच में अपनी कमीशन चार्ज कर लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग कमीशन। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट रेवेन्यू। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट रेवेन्यू की। इनडायरेक्ट रेवेन्यू कहां से आता है? ठीक है, इनडायरेक्ट रेवेन्यू का एग्जाम्पल है, इनडायरेक्ट रेवेन्यू के एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मेरा काम तो है ट्यूशंस पढ़ाना, ठीक है, लेकिन साथ साथ मैंने मेरी कोई एक्स्ट्रा इनकम्स हो गई, लाइक मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी, वहां से कोई पैसा आ गया, मेरे बैंक में जो पैसा रखा है वहां से इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, या फिर मैंने किसी को उधार पैसा दिया होता, वहां से मेरे पास इंटरेस्ट इनकम्स आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रेवेन्यू। वो मेरा बिजनेस नहीं है, वो मेरे बिजनेस के ऑपरेशंस नहीं है, लेकिन मेरे को इनकम तो आ रही है ना, कमाई में तो मैं दिखाऊंगा ना, तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रेवेन्यू। क्लियर है? जो मेरा काम है, जो प्रॉपर काम से पैसा आ रहा है, कमाई हो रही है, वो तो मेरा डायरेक्ट रेवेन्यू हुआ। इनडायरेक्ट रेवेन्यू क्या हुआ? जो मेरे काम के अलावा अदर इनकम्स मेरे पास आ रही हैं। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, मुझे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, या फिर मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, मैंने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, वहां से मुझे इनकम आ रही है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, ये सारे रिवेन्यू है, लेकिन ये मेरे इनडायरेक्ट रिवेन्यू, इसका जिक्र जो है हम बुक के अंदर नहीं देखेंगे, क्योंकि रिवेन्यू वहां दिखाया हुआ है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बात नहीं करी हुई। तो डायरेक्ट रिवेन्यू समझ गए ना आप? एक फ्रूट वाला है तो उसका डायरेक्ट रिवेन्यू क्या हुआ? वो फ्रूट वाला जो फल बेचता है, सब्जियां बेचता है, उससे जो पैसा आ रहा है वो उसका डायरेक्ट रेवेन्यू है। ठीक है, अब वो सपोज उसको कोई चलते हुए बंदा मिल जाता है, कहते हैं मुझे मकान किराए पे दिला दो, उसने किराए पे मकान दिला दिया, अब उसको किराए पे मकान दिलाने से कुछ कमीशन मिली, तो वो कमीशन उसका डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं है, वो उसका इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। तो याद रहे, रेवेन्यू दो तरह के होंगे, फर्स्ट इज डायरेक्ट रेवेन्यू एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट रेवेन्यू। जो मेरा काम है उससे जो पैसा कमा रहा हूँ दैट इज डायरेक्ट, एंड जो उसके अलावा मेरे पास कोई भी इनकम हो रही है दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रेवेन्यू, या फिर हम उसको अदर इनकम्स के अंदर भी डाल सकते हैं। अगर मेरे पास कोई रेंटल इनकम आ रही है, रेंटल इनकम से, तो दैट इज ऑल्सो माई इनडायरेक्ट रेवेन्यू, क्योंकि मेरा काम तो है नहीं, मेरा काम तो ट्यूशंस पढ़ाना है, या फल वाले का काम फल बेचना है, तो उसको कोई रेंटल इनकम्स आ रही है, दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट रेवेन्यू और अदर इनकम्स। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, डिस्काउंट रिसीव लिख लिया, इंटरेस्ट रिसीव, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, और हम इसके अंदर क्या ले सकते हैं, अभी हम इसको एटसेट्रा लिख लेते हैं, इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो और बहुत सारी चीजें हम कर। ठीक है, बिजनेस इनकम की बात कर रहे हैं, तो पेंशन वर्ड जो आपने यूज करा, वो पेंशन जो है वो बिजनेस की इनकम नहीं है, वो पर्सनल इनकम है, वो सैलरी का पार्ट होती है। जो लोग रिटायर हो जाते हैं तो उनको रिटायर होने के बाद भी एक काइंड ऑफ सैलरी मिलती है, लेकिन उसको नाम पेंशन बोला जाता है। ठीक है, वो बिजनेस इनकम का पार्ट नहीं है, वो आपकी इनकम है, वो पर्सन को मिलती है। कोई दुकान वाला देख रहे हो कि भाई आप सरकार ने बोला हो कि आप यहाँ दुकान खोलो, हम आपको पेंशन देंगे, ऐसा होता है क्या कभी? हाँ जी। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे हमने अभी हमने रिवेन्यू की बात करी, राइट? अब हम बात करने वाले हैं एक्सपेंसेस की। तो फिफ्थ मेजर टर्म इज एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? याद रहे, एक्स वर्ड का एक्स क्या मतलब, एक्स जो इंडिकेट करता है वो इंडिकेट करता है पास्ट को। ठीक है, तो ऐसा खर्चा जिसके बेनिफिट्स हमें पास्ट में मिल चुके हैं। आई रिपीट, पास्ट का मतलब अभी जो मैंने बोला वो पास्ट बनता गया, वो पास्ट बन गया। तो अगर मैं किसी भी खर्चे का फायदा उठा चुका हूं तो वो एक्सपेंस है, और अगर मुझे उठाना बाकी है तो वो एसेट है। याद रहे, अगर आप ये दो बातें अपने आप को समझा लोगे, याद कर लोगे, समझ लोगे अच्छे से, ठीक है, घोट लोगे अच्छे से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। एसेट्स जो फ्यूचर में, ऐसे खर्चे जो फ्यूचर में फायदा देंगे, एक्सपेंस ऐसे खर्चे जिनका फायदा मिल चुका है, आगे नहीं मिलेगा। तो लिखिए, एक्सपेंस refers to refers to the value of benefits availed। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे लिखें, हम बेनिफिट्स ले चुके हैं, ले चुके हैं।
राइट। तो हम बेनिफिट्स ले चुके हैं, जिस चीज के हम बेनिफिट्स ले चुके हैं वो हमारे लिए एक्सपेंस बन जाता है। ठीक है, एक और चीज, अमाउंट या फिर यहां से एक्सपेंडिचर इनकर्ड। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। ठीक है, याद रहे, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड एंड इट्स बेनिफिट्स हैज बीन अवेल्ड अवेल्ड और एक्सपायर्ड। याद रहे, अगर आपने किसी चीज का फायदा नहीं उठाया तो वो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, टाइम निकलता रहता है, वो बेनिफिट्स एक्सपायर हो जाते हैं। तो जब वो एक्सपायर हो जाते हैं, दैट बिकम्स योर एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे एक साल की फीस दे दी 18,000 रुपए। ठीक है, आपने एक महीना क्लास ली, बाकी महीने क्लास नहीं ली, साल हो गया खत्म। तो जैसे ही साल खत्म, आपके बेनिफिट्स क्या हो गए हैं? वो एक्सपायर हो चुके हैं। वो आप उसको अपने खर्चों में दिखा दो। क्लियर है? आपने मुझे पूरे साल की फीस पे करी, आपने अभी एक महीना क्लास ली, अभी 11 महीने बचे हैं। तो वो जो एक महीना आपने क्लास ली वो आपका एक्सपेंस बन चुका है, क्योंकि उतने के बेनिफिट्स आपने उठा लिए हैं। बाकी 11 महीने के बेनिफिट्स आपने उठाने हैं, तो वो अभी आपका खर्चा नहीं बना, वो आपने मुझे एक तरह से एडवांस दिया हुआ है। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल, मैंने अपने एम्प्लॉयज से काम कराया। ठीक है, मैंने अपने एम्प्लॉयज से काम कराया अप्रैल मंथ के अंदर। ठीक है, अप्रैल मंथ में काम कराया। तो क्या मैंने बेनिफिट्स ले ली? यस, बेनिफिट्स अवेल्ड। मैंने बेनिफिट्स अवेल कर लिए हैं। तो जो उनकी सैलरी है वो मेरे लिए क्या बन चुकी है? खर्चा। दैट हैज बिकम माई एक्सपेंस। ठीक है, नेक्स्ट, मैंने अपने एम्प्लॉयज, मेरा एक एम्प्लॉय था जिसका नाम था राजू। राजू को मैंने एडवांस सैलरी दे दी। क्या मैंने उससे काम कराया? मैंने अभी बेनिफिट्स नहीं लिए, बेनिफिट्स नॉट अवेल्ड, है ना? तो क्या ये मेरे खर्चों में आएगा? नो, ये मेरा जो इसको मैंने एडवांस दिया वो मेरे खर्चों के अंदर नहीं आएगा। कारण क्या है? मैंने अभी बेनिफिट्स अवेल नहीं करे, वो मेरे लिए एसेट बन जाएगा। तो याद रहे, ऐसा कोई भी खर्चा जिसके आप बेनिफिट्स अवेल कर चुके हैं, ठीक है, वो आपके लिए एक्सपेंस है। अदरवाइज वो आपके लिए एक्सपेंस नहीं है। अब एक्सपेंसेस के मैं एग्जांपल देने वाला हूं। एक्सपेंसेस भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस जो बिजनेस की रनिंग के लिए आवश्यक है, जो बिजनेस को रन करने के लिए स्वाभाविक है, ऑब्वियस एक्सपेंसेस हैं, जो डायरेक्टली बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है। याद रहे, मैं क्या कह रहा हूं? जो बिजनेस के चालन से रिलेटेड, बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है, बिजनेस की एक्टिविटीज से डायरेक्टली रिलेटेड है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, उसके अलावा जितने एक्सपेंसेस हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, अब अच्छा सॉरी, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को थोड़ा सा मैं करेक्ट करने वाला हूं अभी। लेकिन अभी हम इसको पढ़ नहीं सकते, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसको, हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें फर्दर आगे के चैप्टर्स में हमें पढ़नी है। ठीक है, अभी तक पहले मुझे ये बताओ, यहां तक जो मैंने कराया वो आपको क्लियर हुआ? तो मैं अभी डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जाम्पल लिख रहा हूं। ठीक है, जो मैंने अभी कहा आप उसे भूल जाएंगी, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाएगी नहीं तो। अब देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंस, मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखूंगा, फिर आप पूछेंगे तो मैं बता भी दूंगा। डायरेक्ट एक्सपेंस का पहला एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स। मैंने माल खरीदा, डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज, कैरेज पेड फॉर, कैरेज पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स। देखिए, कैरेज का मतलब होता है जब हम कोई माल खरीदते हैं तो हमें उसको अपनी दुकान तक, अपने गोडाउन तक लेके आना होता है। तो उसके बदले में हम कोई रिक्शा करते हैं, ऑटो करते हैं, थ्री कुछ भी करते हैं, उसको हम किराया देते हैं। ठीक है, वो होता है, या कोई टेम्पू करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कैरेज। इसको हम कैरेज इनवर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर हमारा फैक्ट्री के अंदर कोई भी खर्चा हो रहा है,
जहां पे गुड्स बन रहे हैं। तो आप अगर देखें डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब जहां भी जो भी खर्चा गुड्स पर हो रहा है, जहां गुड्स बन रहे हैं वहां कोई खर्चा हो रहा है तो वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के मैं एग्जांपल देने वाला हूँ। अभी मैंने गलती से डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस की चर्चा शुरू कर दी, मुझे अभी नहीं करनी थी। ठीक है, तो थोड़ा सा ना ऐसा करते हैं, हम डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ना अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसके बारे में अभी बात करने लग गया तो हमारा एक्सपेंस ही एक्सपेंस चलता रहेगा। ये हमारा बहुत डिटेल का पार्ट है, मतलब ये बहुत कोर नॉलेज है जो आपको देनी है मैंने, लेकिन अभी वो देना सही नहीं है। ठीक है, तो अभी लेट्स राइट एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के हम एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, मर्ज कर दो। परचेज ऑफ गुड्स, मैंने गुड्स को खरीदा, गुड्स को खरीदना। कैरेज, कैरेज ऑन परचेज, मैं माल लेकर आया तो उसको रिक्शे वाले को जो पैसा दिया। ठीक है, रेंट पे कर रहा हूं मैं, बिजली का बिल पे कर रहा हूं मैं, ये सारे मेरे खर्चे हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए मैं कर रहा हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, इंटरनेट का बिल दे रहा हूं मैं, टेलीफोन एक्सपेंस हो गए, इंटरनेट एक्सपेंसेस हो गए। अगर आपके दिमाग में कोई खर्चा ध्यान में आ रहा है तो आप बता दो। वाटर एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, टैक्सेस हो गए। ठीक है, टैक्सेस एंड ड्यूटीज। ठीक है, और क्लियरिंग चार्जेस, जब एक स्टेट से आप दूसरी स्टेट में माल लेकर आते हो या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माल लेकर आते हो तो आपको क्लियरिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। ठीक सर है, एम्प्लॉयज की बिल्कुल, एम्प्लॉयज की सैलरी भी हमारा एक्सपेंस है। अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो वो भी हमारा एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, अगर आप किसी को कमीशन दे रहे हो वो भी हमारा खर्चा है। और बताओ, देर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्सपेंस। कमीशन पेड, और बताओ, इंटरेस्ट अगर आप दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया हुआ है उसको आप इंटरेस्ट दे रहे हो, आपने किसी से पैसा बोरो कर रखा है आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हो, दैट इज ऑल्सो योर एक्सपेंस। और क्या क्या सर हो सकता है, सोचो। कोई भी मेंटेनेंस का खर्चा होगा। एग्जैक्टली, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करा रहे हो आप बिल्डिंग में, मशीन में, कहीं पर भी, वो भी आपका खर्चा है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट कराना भी आपका खर्चा है। अच्छा, कुछ कस्टमर बेचारे पैसा दे नहीं पाते, वो पैसा डूब जाता है, उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। नया वर्ड आ गया, बैड डेट्स। ठीक है, इसको सर्कल करना, बैड डेट्स। बैड डेट्स बड़े दुख की बात होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं पैसा डूब जाना, जब कोई कस्टमर हमारा पैसा नहीं दे पाता या लेकर भाग जाता है उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। ठीक है, और बताइए क्या क्या आ रहा है, मेरे पास सिर्फ एक से ही आंसर आ रहे हैं, बाकी से नहीं आ रहे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा एड ऑन और करेंगे यहां पर। देखिए, एक्सपेंसेस रेफर टू द वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स अवेल्ड विद इन अ ईयर, इसको ठीक करेंगे थोड़ा सा, विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। ऐसे खर्चे जिनका फायदा आपको एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा नहीं मिलता। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या होता है, एक साल। जो हमारा साल कब शुरू होता है, अप्रैल शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है, पता है ना आपको। हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स इन 31 मार्च। ये हमारी 12 महीने की हमें अकाउंटिंग करनी होती है। तो ऐसे खर्चे जिनके बेनिफिट्स हम इस साल उठा लेते हैं विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक्सपेंडिचर इनकम एंड बेनिफिट्स हैज बीन अवेल्ड और एक्सपायर्ड विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, यहाँ ऐड कर लेना इन एन अकाउंटिंग ईयर, इस साल में उनके बेनिफिट्स एक्सपायर हो चुके हैं या हम उनके बेनिफिट्स ले चुके हैं। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, एम्प्लॉयज को सैलरी दी, काम नहीं कराया, तो वो क्या चला गया, एडवांस चला गया, तो बेनिफिट्स अभी नहीं मिले तो वो हमारे एक्सपेंस में नहीं आएगा, दैट विल बी शोन एज एन एसेट। कोई डाउट है तो यू मे आस्क। देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन मोर थिंग, दैट इज सिक्स थिंग, दैट इज कॉल्ड इनकम। हम इनकम के बारे में बात करेंगे, फटाफट ज्वाइन करें, आगे की कार्यवाही स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, तो एक्सपेंस के अंदर यहां लिख सकते हैं आप, इंश्योरेंस एक्सपेंस भी ऐड कर लो।
इंश्योरेंस अगर आपने कराया तो वो भी हमारे खर्चों के अंदर आता है। ठीक है, एक और डाल देना वर्ड डेप्रीसिएशन। ठीक है, ये डेप्रीसिएशन क्या होता है इसके बारे में भी लिख ही लो। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, आप कोई भी एसेट लेते हो, गाड़ी लेते हो, बिल्डिंग लेते हो, कंप्यूटर लेते हो, फोन लेते हो, समय के साथ साथ आप जब उसे यूज करते रहते हो तो उसकी वैल्यू जो होती है आप यूज कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हम एक गाड़ी लेते हैं। ठीक है, आज हम चलो एक गाड़ी ले ही लेते हैं, लॉकडाउन के अंदर हमने एक गाड़ी ले ली। ठीक है, ये गाड़ी क्या है, इसमें हमने जैगुआर का साइन ना दी, गाड़ी कौन सी है, जैगुआर। अब हमने ये गाड़ी जो ली 10 लाख रुपए में ले ली, जिसकी सर लाइफ है, 1 मिनट प्लीज। हाँ जी, तो ये जो जैगुआर ली हमने ली 2021 के अंदर। ठीक है, अभी हमारा अप्रैल, 1 अप्रैल को हमने, 1 अप्रैल 2021 को हमने जैगुआर ले ली। अब देखिए, इसकी लाइफ है 10 साल, डीजल गाड़ी है, डीजल की लाइफ है 10 ईयर्स। तो अब देखिए, जब हमने ये जैगुआर ली तो हमारे पास ये 10 लाख रुपए की एक एसेट जनरेट हो गई। ठीक है, जब हमने जैगुआर ली तो हमारे पास एसेट कितने की जनरेट हो गई, 10 लाख रुपए की। इस एसेट का नाम क्या है, इस एसेट का नाम है कार। ठीक है, अब क्या हुआ, जब आप इसे यूज करते रहे, आपके पास टाइम कितना है इस गाड़ी को यूज करने का, 10 साल। तो अगर देखें 10 लाख रुपए आपने कितने साल के लिए पे करे, 10 साल के लिए। तो अगर मैं मान के चलूं, ठीक है, 10 साल इसकी लाइफ है, तो हर साल मुझे कितने के बेनिफिट्स मिल रहे हैं इससे, 1 लाख रुपए के। तो अब क्या होता क्या है, ये एसेट अपनी 1 1 लाख रुपए की वैल्यू हर साल कम होती रहती है, डेप्रीशिएट होती रहती है। ठीक है, और एसेट की वैल्यू फॉल होती जा रही है। एक साल, फर्स्ट ईयर में 1 लाख रुपए कम हुई, इसकी वैल्यू 9 लाख रह गई। देन नेक्स्ट ईयर में 1 लाख रुपए और कम हुई, इसकी वैल्यू 8 लाख रह गई। देन नेक्स्ट ईयर में इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए और कम हुई, 7 लाख रह गई। ऐसे करते 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 10 साल में इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, ये यूजलाइज हो जाती है, स्क्रैप हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो ये 1 1 लाख रुपए जो वैल्यू कम हो रही है, ये क्यों कम हो रही है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है हम इसके बेनिफिट जो हैं अवेल कर रहे हैं, हम इस गाड़ी के बेनिफिट्स अवेल कर रहे हैं। इसकी वजह से इसकी वैल्यू जो है हर साल कम होती जा रही। गाड़ी दिखने में साइज वही है, गाड़ी की सिर्फ वर्थ कम होती जा रही है, और वो वर्थ भी कहाँ कम होती जा रही है, हमारे बुक्स के अंदर, हमारे रिकॉर्ड्स के अंदर। क्यों, क्योंकि इस गाड़ी को हमने जब खरीदा था तो 10 साल के लिए हमने 10 लाख रुपए दिए। तो इसका मतलब हमारी सोच क्या थी कि ये जो 10 लाख रुपए हम खर्चा कर रहे हैं, इसके बेनिफिट 10 साल के लिए मिलेंगे। तो जितना बेनिफिट आप उस गाड़ी का उठाते जा रहे हो, वो आपका खर्चों के अंदर जाता जाएगा। ठीक है, और बची हुई वैल्यू आपके लिए क्या बन जाएगी, एसेट, क्योंकि अभी आपने उसका बेनिफिट उठाया नहीं है। फिर 1 लाख खर्चों में चला गया, बची हुई वैल्यू क्या रह गई, एसेट। फिर 1 लाख खर्चों में चला गया, बची हुई वैल्यू क्या रहेगी, एसेट। तो ये जो एसेट की वैल्यू हर साल 1 1 लाख रुपए कम हो रही है, इसी खर्चे को मैं बोलता हूं डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो कभी भी कोई पूछेगा कि डेप्रीसिएशन क्या होता है, तो आपने बताना है दिस इज द फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट। जब किसी एसेट की वैल्यू फॉल होती है, कारण क्या होता है फॉल होने का, हम उसके बेनिफिट्स अवेल कर रहे हैं। ठीक है, हम उसके बेनिफिट्स अवेल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, आप उसके बेनिफिट्स लेते रहो, वैल्यू कम होती रहेगी, और बेनिफिट्स लेते रहो, वैल्यू और कम होती रहेगी। ठीक है, तो जो उसकी हर साल वैल्यू कम हो रही है, दैट इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन हमारे लिए खर्चा है। आई रिपीट, डेप्रीसिएशन भी हमारे लिए खर्चा है, क्योंकि हमने एसेट को उतना यूटिलाइज कर लिया, उसके बेनिफिट्स अवेल कर लिए हैं। हाँ जी, अब हम आगे चलते हैं। आज 6 पॉइंट इज, हम बात कर रहे थे इनकम के बारे में। इनकम का मतलब क्या होता है, वैसे रिवेन्यू के लिए भी हम जो वर्ड यूज करते हैं, रिवेन्यू को भी हम क्या बोलते हैं, कमाई। ठीक है, इनकम को भी हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कमाई। लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर जो इनकम है, इनकम इंडिकेट्स प्रॉफिट। इनकम किसको इंडिकेट करती है, प्रॉफिट को। और प्रॉफिट प्रॉफिट। कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अगर आपका रेवेन्यू 10 लाख है और एक्सपेंस हो रहा है 8 लाख, तो जो बच गया दैट इज योर इनकम। ठीक है,
रेवेन्यू का मतलब होता है आपने अपनी सेवाएं, अपने गुड्स बेच के कितना पैसा कमाया। इनकम का मतलब क्या होता है, कितना पैसा बचा सारे खर्चे निकालने के बाद। ठीक है, लिखेंगे यहां पे इनकम इंडिकेट्स द रेसिडुअल अमाउंट, रेसिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ, फ्रॉम रिवेन्यू, किससे बचा, रिवेन्यू से बचा, आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस। जब आप अपने रिवेन्यू में से सारा पैसा, सारा खर्चा चार्ज कर देते हो, दैट इज योर इनकम, दैट इज योर प्रॉफिट। वो पैसा आप यूज कर सकते हो घर पे, वो आपकी इनकम है, और टैक्स भी उसी इनकम पे लगता है। ठीक है, अब मेरा छोटा सा एग्जाम्पल है, ये नोट करो, फिर मैं अपना एग्जाम्पल लिखता हूं, या नीचे मैं लिख रहा हूं, आप ये नोट करते रहो। सेल ऑफ गुड्स 10 लाख, टोटल एक्सपेंसेस 8 लाख। अब मुझे आपने ये बताना है व्हाट इज माय रेवेन्यू, मेरा रेवेन्यू क्या है और मेरी इनकम क्या है। फटाफट आप लोग मुझे आंसर दीजिए, यू हैव 10 सेकेंड्स। 10 लाख रेवेन्यू, 2 लाख इनकम इस केस के अंदर। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। देखिए, नेक्स्ट 7 टर्म जो हमारी है, दैट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं, गेन्स, बात करने वाले गेन्स की। गेन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट फ्रॉम, प्रॉफिट का मतलब क्या है, फायदा। एक नॉर्मल रूटीन जो हमारा बिजनेस से जो फायदा हो रहा है उसको हम वर्ड लगाते हैं प्रॉफिट, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रॉफिट। लेकिन गेन जब वर्ड आ जाता है ना, तो गेन का मतलब है कुछ नया हुआ है बिजनेस के अंदर, कुछ ऐसा हुआ है जो नॉर्मली नहीं होता। ठीक है, तो लिखिए प्रॉफिट फ्रॉम एनी एबनॉर्मल इवेंट, एनी एबनॉर्मल इवेंट इज कॉल्ड गेन। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है किसी एबनॉर्मल इवेंट से, तो उसको हम गेन बोलते हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है, जैसे आपने कोई एसेट बेच दी, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। एसेट आप बेचने के लिए तो नहीं लेते, है ना भाई, गुड्स लेते हो आप बेचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लैपटॉप लिया, मैंने बेचने के लिए लिया, लेकिन अब मैंने इसे बेच दिया और मुझे फायदा हो गया। मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो बेची, उस पर फायदा हो गया। मैंने कोई लैंड था, वो बेचा, उस पर फायदा हो गया। मेरे पास शेयर थे, वो बेचे, उस पर फायदा हो गया। ऐसे फायदे जो हैं मेरे बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं है, एबनॉर्मल इवेंट है, मैं ये काम तो नहीं कर रहा। मेरा काम क्या है, मेरा काम तो ट्यूटोरियल सर्विसेज है, या फिर मैं कोई सामान बेच रहा हूँ, गुड्स बेच रहा हूँ। लेकिन ये जो फायदे, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फायदे होते हैं, इनको हम नाम देते हैं गेन, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। और कोई इन्वेस्टमेंट आपने बेची, उस पर कोई फायदा हो गया। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपने इसका आंसर देना है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, शर्मा जी ने बिजनेस शुरू करा 10 लाख रुपए से 1 अप्रैल 2021 को। 5 अप्रैल को इसने लोन लिया 5 लाख रुपए का अपनी वाइफ से, ओन रियल वाइफ, अपनी सगी बीवी से। अब आपने बताना है 5 अप्रैल को इसकी टोटल कैपिटल क्या है, टोटल लायबिलिटी क्या है, और टोटल एसेट क्या है। फटाफट आंसर दीजिए। सो द राइट आंसर इज 10 लाख, 5 लाख एंड 15 लाख। दिस इज द राइट आंसर। उसने अपने पैसे जो लगाए 10 लाख लगाए, बाकी उसने स्पेसिफिकली लोन लिया है वाइफ से। एंड वाइफ इज एन एक्सटर्नल पर्सन। मैंने आउटसाइडर्स पार्टी में बताया था कि किसी से भी पैसा लोगे ऑनर के अलावा तो वो उधार में चला जाएगा। तो 5 लाख की लाइबिलिटी, और 10 लाख और 5 लाख टोटल बिजनेस के अंदर 15 लाख है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो वाइफ की से लिए हुए पैसे को जिन्होंने उधार नहीं मांगा, ठीक है, जनता माफ नहीं करेगी, और उसके बाद बीवी तो बिल्कुल माफ नहीं करेगी अगर आप इसको अपनी लाइबिलिटीज में शो नहीं करोगे तो। 8th वर्ड आपको और याद रखना है, दैट इज ड्राइंग्स। ये तो इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है,
क्रिएशन है ना, कुछ नया बनाना। लेकिन इसका जो अकाउंटिंग मीनिंग है, ये एक अकाउंटिंग टर्म है, ठीक है। और इस अकाउंटिंग टर्म का मतलब पता है क्या होता है? इस अकाउंटिंग टर्म का मतलब होता है विड्रॉल, विड्रॉल ऑफ फंड्स। आप बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो या फिर आप बिजनेस से कोई एसेट निकाल रहे हो फॉर पर्सनल यूज। आई रिपीट, आप बिजनेस में पैसा डालते हो तो कैपिटल बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन यहां पे आप क्या कर रहे हो, बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो, तो इट रिड्यूसेस योर कैपिटल, इट रिड्यूसेस कैपिटल। ये आपके बिजनेस में लगी हुई कैपिटल को कम करेगा और आपकी एसेट्स को भी कम करेगा, या तो कैश को या फिर दूसरी एसेट्स को कम करेगा, ठीक है। तो लिख लेना, बिजनेस से पैसा निकालना किस लिए? फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकालना। इस पे कोई डाउट तो यू में आस्क।